वेलकम टू आई एस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। सो टुडे वी कंटिन्यू जो चैप्टर हमने कल स्टॉप किया था। तो हमने उसमें पढ़ लिया था कि बच्चे, महिलाएं और मजदूर यानी कि विभिन्न वर्गों के लिए किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकों की छपाई भी शुरू हो गई। जैसे बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उनकी ज्ञान भरी कुछ पुस्तकें, और गृहिणियों के लिए पत्रिकाएं छपती थी जिसमें कुछ पुस्तकें, जिसमें कुछ कहानियाँ भी होती थी, जिसमें कुछ न्यूज़ भी होते थे, जिसमें रेसिपी हो गई और भी बहुत सी जानकारियाँ होती थी। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नए तकनीकी परिष्कार, यानी कि अब इसके अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से धीरे धीरे जो छपाई की जो मशीन थी ना उसका विकास हुआ। हमने किस तरीके से मतलब उसमें धातु का प्रयोग लाए, फिर हम उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक का यूज़ करने लगे। तो चलिए इसके लिए पढ़ते हैं। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। तो इसने इस लाइन में लिखा है कि 18वीं सदी का जब अंत हो रहा था तब तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खानों की तकनीक में लगातार सुधार हुए, पर ऐसा नहीं है कि सीधे 20वीं शताब्दी के अंत में ही सुधार हुआ। सुधार धीरे धीरे हुए थे, परंतु बहुत बड़ा प्रभाव हमें मतलब 20वीं सदी के अंत में ही दिखना शुरू हुआ। जैसे कोई कार्य हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे हो रहा परिवर्तन हमें समझ में नहीं आता है। जैसे आप करंट अफेयर्स को ले लीजिए, आप इसे रोज़ एक एक दिन का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपको कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए जो टेस्ट हो मॉक, आपके उसमें बहुत कम नंबर आए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाएगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। आपको एक दिन की नॉलेज है ना, आप उसे जब धीरे धीरे अच्छे से रिवाइज करेंगे और 6-7 महीने उस चीज़ को अपने हैबिट बना लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो एक बड़ा परिवर्तन बन के आएगा कि आपको पूरे 6 महीने के बारे में सब कुछ पता है। एक एक लाइन आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर करंट अफेयर की आपको जानकारी है। इसीलिए रोज़ का करंट अफेयर रोज़ पढ़ें। एक बार पढ़ लीजिए, फिर कुछ एमसीक्यूज़ बना लीजिए कॉपी पे और फिर उससे जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो चीज़ पढ़े हैं उस पर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जिससे आपका एक मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हो जाएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन में डबल रिवीजन का भी मौका मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य तक यानी 20वीं शताब्दी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। उन्होंने शक्ति यानी पावर से चलने वाली एक बेलनाकार प्रेस बनाई थी और इसे अपने उपयोग में लाते थे। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या फिर ताव छप सकते थे। इससे प्रति घंटे 8000 शीट छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ। प्लेट की जो गुणवत्ता थी वो और भी बेहतर हो गई। आपने देखा होगा, आप कभी प्रिंट कॉलेज के पास जो प्रिंटिंग की दुकान होगी जहाँ ढेर सारी चीज़ें प्रिंट होती हो, जहाँ पे मतलब दिन रात प्रिंटिंग का काम होता हो, वहाँ आपने देखा होगा कि वो 3 लेयर्स वाली जो प्रिंटिंग की मशीन आती है, जिसमें ऊपर नीचे और उस सबसे नीचे 3 पेजेस रखे होते हैं और वो ऊपर से स्कैन करते जाते हैं। अगर किसी चीज़ की 3 से 4 कॉपी बनानी हो तो वहाँ पे बटन लगे होते हैं, वो वहाँ पे सेटिंग कर देते हैं, तो फिर उस तरीके से ही प्रिंटिंग होती है। तो उसी तरीके से प्लेट होती है वो जो कि पेजेस को हैंडल करती है। उन प्लेटों में सुधार हो गया काफ़ी ज़्यादा। मुद्रक और प्रशासकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुण अपनाए। अब अगर आप किसी दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए जहाँ पे एक ही कपड़े के 20-25 दुकानें हैं, तो वहाँ पे जो लोग सामान बेच रहे हैं अगर वो एक ही तरीके से खड़े हो जाए और कहे कपड़े ले लो, तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो फिर तो जहाँ आपका मन करेगा आप वहीं जाएंगे ना। लेकिन अगर कोई दुकान आपको पसंद आई तो आप गए, तो उसने कुछ अलग किया होगा। मे बी उसकी दुकान की सजावट आपको अच्छी लगी हो, मे बी उसने बाहर कपड़े लगाए हो जो कपड़े आपको अच्छे लगे हों, या फिर उसके स्वागत करने करने का तरीका
बात करने का तरीका, ये सब अच्छा हो तो ही ना आप जाएंगे। अगर आपने उसे पसंद किया, अगर आप ऐसे ही चले गए कि हाँ ठीक है चलो कहीं भी चले जाते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अट्रैक्ट होके गए हैं, पसंद आया है आपको, तो ज़रूर उसने कुछ अलग किया होगा। ठीक है, तो ये भी वही बातें हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अलग लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाले के माइंड में रहेगा कि हाँ ये 10 बच्चों में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट इसी ने लिखा है, सबसे अच्छा इसी ने एक्सप्लेन किया है, इसके लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तो वो आपको अच्छे से नंबर्स दे देंगे। तो अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना सीखिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बस हम लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, नहीं, उसे एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, ऐसा लगे जैसे आप बिल्कुल स्मार्ट क्लास चला दिए कॉपी पे। एकदम अच्छे से फ्लो चार्ट बना के एकदम सुंदर तरीके से समझाइए, तो फिर आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी और आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यास को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। यानी अब लोग उपन्यास भी छापने लगे थे, जिससे एक खास प्रकार की शैली विकसित हुई थी। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों का जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी के तकनीक नवायत है। यानी 20वीं सदी में ना लोगों ने सोचा कि हमारे किताबों के तो कवर गंदे हो जा रहे हैं, तो हमें इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कवर का निर्माण किया। फिर उन्होंने कुछ दिन तक मान लीजिए पेपर कवर्स लगाए। तो फिर उन्होंने देखा कि पेपर कवर्स जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो हमें इस पर प्लास्टिक कवर्स यूज़ करने चाहिए, तो उस पर धूल को झाड़ने में आसानी रहती है, तो उन्होंने प्लास्टिक कवर्स यूज़ किए। इस तरीके से हम अपनी चीज़ों का ख्याल रखना सीख गए और काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इन्हेंस हुआ कि अगर हम किसी चीज़ का ख्याल रखेंगे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ का बहुत केयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत टाइम तक रहता है, और अगर हम ऐसे ही उसे कहीं भी इधर उधर फेंक देंगे तो वो चीज़ खो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत का मुद्रण संसार। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ, आप सभी जानते हैं कि भारत में पहले भी पांडुलिपियाँ थी। तो जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने हैं, ये 18वीं सदी में लिखे गए थे। एक एकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि का ये एक प्रकार का नमूना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ मोस्टली पत्तों पे लिखे जाते थे या फिर कागज़ पर नकल करके बनाए जाते थे। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से हम किसी कागज़ पे या किसी कॉपी के बीच में उन्हें सिल दिया करते थे। जैसे कि आपने कभी हर्बेरियम देखा है, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो हर्बेरियम बनाने को दिया जाता है हम लोगों को कि पत्ते आप इकट्ठा कर लीजिए। एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती है कि मान लीजिए आपको जंगली इकट्ठा करने, ठीक है, तो आपने कुछ जंगली पत्ते इकट्ठा किए, फिर आप उसे अच्छे से एक पेज पे चिपकाएंगे। हर्बेरियम शीट्स भी आती हैं, उन पेजेस पे चिपकाएंगे, लिखेंगे कि पत्ता किस फैमिली का, अगर ये हर्बिशिएसी है तो हम हर्बिशिएसी लिखेंगे, क्या क्या है, इसका नाम क्या है, इस तरीके से उसे एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद उन पत्तों को प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो पत्ते बहुत अच्छे से प्रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले हम उसे पहले हल्का गीला पानी लगा के 2 दिन धूप में सही करते हैं, फिर उसे पेपर के नीचे दबा के एक आध 10-15 दिनों तक सुखाते हैं, हर 2 दिन में उसे पलटते हैं। तो इतनी केयर करने के बाद तब वो जाके कहीं प्रिजर्व होता है, और तब आप अगर उसे प्रिजर्व करते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते, फंगस नहीं लगती है, वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है। तो उसी तरीके से जब लोग पत्तों पे लिखते थे तो सोचते थे कि इसे प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि हम इसे आगे तक स्थानांतरित कर सकें, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसे देख सके। जैसे आप कोई सुंदर सी ड्राइंग बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, अक्सर हमने बचपन में किया था, हमने एक ड्राइंग बनाई सीनरी जो हमें बहुत पसंद आई और हमने उसे अच्छे से अपने घर की दीवार पे अच्छे से चिपका दिया।
ये करते थे ना हम लोग, घर की दीवार पे चिपका दिया या फिर उसका फ्रेम बना के सुंदर सा लगा दिया, तो वो अच्छा लगता था। तो उसी तरीके से उस टाइम के लोग भी थे जो अगर वो कोई अच्छी चित्र बनाते थे या उन्हें लगता था कि ये बहुत ही ज्ञान की चीज़ है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से लिख के फिर उसे सिल देते थे पेपर पे ताकि वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर पत्तों को ऐसे ही फेंक दिया जाएगा तो या तो वो सूख के एकदम कड़े हो जाते हैं, फिर अपने आप टूट जाते हैं, या फिर वो सड़ जाएंगे, या फिर उन्हें कीड़े खा जाएंगे, तो वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन पांडुलिपियाँ जो थी ना, वो नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरा लिपियों को अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं होता था। छपाई के आने के बाद पांडुलिपियाँ छापना शुरू किया गया, ठीक है। लेकिन पांडुलिपियाँ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती थी, यानी कि ये हर इंसान तक नहीं पहुँच सकती, कुछ ही लोग इन्हें खरीद पाते थे, और इनका दैनिक इस्तेमाल भी नहीं होता था क्योंकि इन्हें लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एकदम अच्छे से राइटिंग बना के और आधी कॉपी आपको लिखनी है रोज़, तो उसको लिखने में तो टाइम लगेगा ना, तो आप उसे रोज़ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक दिन किया, फुल मोटिवेशन में आ गए तो आपने 2-3 दिन किया, पर आप उसे रोज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको लगेगा कि अरे इतना सारा टाइम तो मेरा इसी में चला जा रहा है, सिर्फ इसको लिखने में ही चला जा रहा है। लेकिन मतलब अगर मैं कहूँ कि पूरा एकदम राइट डाउन करते जाइए हर चीज़ को, एकदम लिखते जाइए, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि MCQs में समझ लीजिए, फिर आप उसे अपने वर्ड्स में कुछ लिख लीजिए, तो आप उसे समरी टाइप में लिख लेंगे और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो आपको याद रहेगा। जो चीज़ें याद होती है ना, हम उसे इतनी जल्दी लिखते हैं कि उसकी स्पीड बहुत होती है। अक्सर एग्ज़ाम में होता है इतनी जल्दी लिखेंगे कि लगेगा हाँ कहीं दिमाग से निकल ना जाए, निकल गया तो भूल जाएंगे और फिर नंबर कट जाएगा। तो कितनी जल्दी लिखते हैं ना हम लोग। तो उसी तरीके से जो ये पांडुलिपियाँ थी ना, एक तो ये कॉस्टली थी, ऊपर से इनका बहुत ज़्यादा रख रखाव करना पड़ता था, लाइक शीशे का सामान। अब हर किसी को नहीं पसंद होता है ना। अगर मैं आपको एकदम एक पतले शीशे का सुंदर सा फ्लावर वास दे दूँ और कहूँ कि इसे संभाल के रखिएगा, और आपको इसे लेके ट्रेन में बैठ के जाना है, यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाना है, ठीक है, ट्रेन में बैठ के, तो आप कहेंगे ना अरे क्या मुसीबत दे दी, कैसे हम लेके जाएंगे, इसका रख रखाव कितना मुश्किल है, ऊपर से ट्रेन में इतनी भीड़, ये टूट ही जाएगा पक्का। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी रख रखाव काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए इसे लोग ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते थे। छपाई भारत आई, यानी कि अब कब भारत में छपाई शुरू हुई, तो चलिए देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। यानी पुर्तगाली के जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे ना, वो यहाँ पे आए। देखिए अगर आप किसी देश से उस देश में जा रहे हैं किसी चीज़ का प्रचार करने, तो आपको पम्फलेट की आवश्यकता होगी, पोस्टर्स की आवश्यकता होगी, होगी ना। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आप 2000 पम्फलेट्स लेके जाते हैं तो आपको डर रहेगा ना कि वहाँ पे कहीं कम ना हो जाए। और अगर पम्फलेट पे कुछ मान लीजिए आपको बनाना है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आप वहाँ की जगह का नाम लिख देंगे, खूब सुंदर सा वहाँ के देवता देवी का पिक्चर लगा देंगे, तो सुंदर लगेगा ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो प्रिंटिंग मशीन को यहाँ पे लेके आए कि चलो वहीं लेके चलते हैं, वहीं पे छापना शुरू कर देंगे, और वहाँ पे अच्छी तरीके से बन भी जाएगा, और समझ के बनाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज को भी हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे आप इडली बनाएंगे तो आप वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट आपको तमिलनाडु, केरला, इन साउथ में आएगा, वो टेस्ट आपको यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि उनके बनाने का तरीका जो है वो टोटली डिफरेंट है। वो 4-5 दिन तक उस चीज़ को रखते हैं, उसके बाद उसमें वो जो खटास आती है ना वो डिफरेंट होती है, और आपको अपने हाथ का ही बनाया अच्छा भी लगेगा। आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको वो खट्टे इडलियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो उनका खाना है, उन्हें तो अच्छा लग भी जाएगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो 16वीं सदी के अंत में धर्म के जो प्रचारक थे उनके द्वारा वो मशीन लाई गई, तथा जब वो मशीन आई तो अब कोई न्यू न्यू चीज़ आती है घर में तो हम सोचते हैं ना वाह हमें भी तो यूज़ करना आना चाहिए ना। जैसे फ़ोन, पहली बार जब पापा के पास फ़ोन आया होगा तो आपने क्या सोचा होगा,
ये तो अच्छी चीज़ है, काश पापा हमें भी दे देते, हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी एक फ़ोन लेके पापा की तरह ही चलेंगे। ऐसे ही सोचते थे ना सारे लोग। हाँ, तो उस टाइम जब वो मशीन आई तो हम लोगों ने यही सोचा कि वाह ये मशीन तो बड़ी अच्छी है, अगर ये हमारे यहाँ बन जाए या ऐसी ही कोई हमारे यहाँ आ जाए या ये हमें ही दे दें तो कितनी अच्छी हो जाएगी। तो फिर जेसुइट पुंजरियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 में इस कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। वो लोग आए तो उन्होंने कोंकणी सीखी, यहाँ की कुछ लैंग्वेजेस सीखी और उसमें काफ़ी ज़्यादा किताबें भी छापी। 1674 में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 यानी कि 79, हाँ 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छपने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्ट और धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी थी, यानी कि कुछ पुरानी किताबों को ट्रांसलेट करके भी उन्होंने छाप दी और कुछ नई नई किताबें भी छापी। अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लिश की, उसने 17वीं शताब्दी के अंत तक ही छापे खाने के आयात का शुरुआत कर दिया। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया: हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। देखिए, ये मतलब टैगलाइन बता रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं, आप उसका कुछ डिफरेंट सा टैगलाइन लेकर आएंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई नूडल्स लेके आती हूँ, ठीक है, और उसका नाम हम रखते हैं खा जाओ चटपट चटोरे नूडल्स। तो अच्छा लगा ना, यूनिक लगा, सुन के हंसी आई कि खा जाओ चटपट चटोरे नूडल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। तो उसी तरीके से जब इन्होंने कुछ लाया तो इन्होंने उस चीज़ को परिभाषित किया। जब ये पत्रिकाओं का संपादन शुरू किए तो पत्रिका का टैगलाइन था कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यानी कि हर किसी के लिए है और किसी के प्रभाव में नहीं है कि किसी ने कहा विशेषकर यही चीज़ें छापो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें से दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। यानी जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके बीच जो बातें होती थी वो भी छपती थी। जैसे आपने देखा होगा एक कॉलम आती है मैगजीन में जिसमें दो लोगों के बीच जोक हो रहा था, संता बंता, मुन्ना या फिर मुन्ना रामू, रामू श्यामू, इन दोनों के बीच एक वार्तालाप, छोटा सा जोक होता है जो वो पिक्चराइज करके छापे रहते हैं। तो उसी तरीके से ये भी छापते थे। इसी बात से नाराज़ होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी बात से वो गुस्सा आ गया कि अरे ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है, तो हमें इसे जेल में डाल देना चाहिए उठा के। तो फिर नाराज़ हो गए और उनके ऊपर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज्य की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। देखिए, अगर किसी चीज़ की छपाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, मान लीजिए हमने बहुत सारी छपाई करवाई और हमने लिख दिया चटपट चटोरे नूडल्स 5 रुपये में, ठीक है, और फिर हमने वो 20 लोगों को बांट दिया मान लीजिए, तो 20 लोगों के मन में तो ये हो गया ना कि 5 के ही मिलते हैं, लेकिन हम तो 10 का बेच रहे थे, वो गलती से मिस्टेक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? तो जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी या फिर हमने उसकी बुराई कर दी, तो जब वो आएंगे तो क्या करेंगे कि वो अपनी अच्छाई वाली किताबें छपवाएंगे। अब वो उन किताबों को मार्केट में वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन नई किताबें छपवा सकते हैं, क्योंकि जो मैगज़ीन है हम उसे एक निश्चित समय तक ही पढ़ते हैं। मान लीजिए 2-3 महीने हुआ, हमने पढ़ लिया, बहुत हो गया, उसके बाद हम उसे नहीं छुएंगे, हम उसे 2-3 साल तक पढ़ ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो चीज़ें
इसीलिए उन्होंने ये भी यूज़ किया कि जब वो पत्रिकाएं छप चुकी थी, उनके बारे में व्यंग थे उस पर और उनकी गपबाजी को लिखा गया था, तो फिर उन्होंने ऐसी किताबों का समर्थन किया जो उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखें, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलें। हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। तो हमारे भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गजट था। किसने छापा था? गंगाधर भट्टाचार्य जी ने। आपको इससे क्वेश्चन भी मिल गया और आपने इसके बारे में एक जानकारी भी जान ली। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट या कोई भी प्रश्न हो तो आप इससे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।